गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स 8 जुलाई 2020 का लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप लोग पूरा का पूरा देखिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक आपको नोट बताना है कि आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए और इसका एमसीक्यू आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में। तो उसके लिए भी आप लोग उसको देखें और अपना आंसर दें और ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन और ये आपको सीरीज कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है, सुर्खियां हैं इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020। इसके मूल बिंदु किस पे चर्चा होगी, तो वो है इंडिया टीवी रिपोर्ट 2020 के प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग देखेंगे और टीवी के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तपेदिक मतलब टीबी रिपोर्ट 2020 एनुअल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है, तो वो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वार्षिक तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो ये चर्चा में आया। तो इसके प्रमुख बिंदु ऐसे बनते हैं कि इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी मतलब 6 रोग मरीजों की अधिसूचित चिन्हित किया गया है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है कौन तैयार करता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। तो दोस्तों, जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% अधिक है। विश्व में टीबी एचआईवी से एक साथ होने वाली मौतों की संख्या भारत में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत जो है विश्व में टीबी और एचआईवी से मरने वालों की संख्या जो है और स्थान जो है वो दूसरे स्थान पे भारत है। और इंडिया टीबी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार हर वर्ष देश में टीबी एचआईवी संक्रमण से लगभग 9700 लोगों की मृत्यु हो जाती है। सभी अधिसूचित टीबी रोगियों में एचआईवी जांच को लेकर जागरूकता का स्तर वर्ष 2019 में 81% हो गया, जो वर्ष 2018 में 67% था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के कुल मामलों में से 20% मधुमेह से पीड़ित लोग के भी हैं। क्या है, तो मधुमेह रोग से भी पीड़ित हैं। रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू के उपयोग के कारण 8% टीबी मामलों में वृद्धि देखी गई है, जबकि वर्ष 2018 में यह 4% थी। रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी भी 0.54 मिलियन टीबी की आबादी को अधिसूचित नहीं किया गया है, जो एक चिंता का विषय है। क्या है, तो एक चिंता का विषय है जो अधिसूचित नहीं किया गया है। तो राज्य में तपेदिक टीबी सूचकांक के बारे में अगर हम लोग देखें तो तपेदिक के कुल मामलों में आधे से अधिक मामले मतलब आधे से अधिक वाले 5 शीर्ष राज्य अगर हम लोग देखें तो वह हैं उत्तर प्रदेश 20%, महाराष्ट्र 9%, मध्य प्रदेश 8%, राजस्थान 7% और बिहार 7% हैं। तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में तपेदिक के मामले हैं, 20% हैं। और रिपोर्ट के अनुसार देश में तपेदिक के कुल आधे से अधिक मामले उपयुक्त 5 राज्यों में देखे भी गए हैं। कौन कौन से राज्य वो हैं, तो तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन वाले बड़े राज्य, तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन वाले तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 50 लाख आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में तपेदिक नियंत्रण के लिए शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। वो कौन से हैं, तो गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। ये जिसकी आबादी 50 लाख है उसमें तपेदिक नियंत्रण में है। देखते हैं तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छोटे राज्यों के बारे में। तो नागालैंड इसमें है, त्रिपुरा है जो 50 लाख से कम आबादी वाले शीर्ष राज्यों की श्रेणी में तपेदिक नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। कौन कौन से, तो नागालैंड और त्रिपुरा।
और आगे देखें कि तपेदिक नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तपेदिक नियंत्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश हैं की सूची में शामिल है। देखते हैं दोस्तों टीबी और क्षय रोग के बारे में। टीबी को ही क्षय रोग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है अगर देखें तो ये टीबी जो रोग है ये क्षय रोग से भी के नाम से भी जाना जाता है। ये बैक्टीरिया तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्या करता है ये शरीर में, तो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये फेफड़े को सबसे अधिक प्रभावित करता है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींकने, थूकने दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से भी फैलता है। ये टीबी रोग या क्षय रोग। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम, खून के साथ खांसी होना और सीने में दर्द होना, कमजोरी, वजन कम होना तथा बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास अगर देखें हम लोग, सरकार इस दिशा में कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के कौन कौन से प्रयास किए हैं, तो पहला है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। नेशनल टीबी प्रोग्राम एनटीपी की शुरुआत वर्ष 1962 में बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े जिला टीबी मॉडल केंद्र के रूप में की गई थी और वर्ष 1978 में बीसीजी टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1997 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी या क्षय रोग के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति भी शामिल किया गया। दोस्तों डॉट्स का पूरा नाम अगर हम लोग देखें तो पूरा नाम होता है डॉट्स का डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी स्टार्टम कोर्सेज। इसके माध्यम से टीबी के रोगियों का इलाज किया जाता है। इसी विधि को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा विश्व स्तर पर टीबी को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया है और इसके अंतर्गत रोगी को एक दिन छोड़कर हफ्ते में 3 दिन डॉट्स कार्यकर्ता के द्वारा दवाई का सेवन कराया जाता है। RNTCP द्वारा वर्ष 2025 तक, किसके द्वारा, RNTCP द्वारा वर्ष 2025 तक भारत में टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए क्षय रोग वर्ष 2017 से 2025 के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जारी की गई है, जो 4 रणनीतिक स्तंभों DTPB अर्थात पता लगाना, डिटेक्ट उपचार करना, रोकथाम एवं निर्माण पर आधारित है। दोस्तों हम लोग की एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि टीबी से निकलने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो वो 2025 तक रखा गया है। ठीक, तो इसके अलावा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अब राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी क्षय तपेदिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु वर्तमान में भारत सरकार वर्ष 2025 तक देश से क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। और वर्तमान में टीबी के उपचार के लिए 4.5 लाख से अधिक डॉट सेंटर देश के लगभग हर गांव में उपचार प्रदान करते हैं। निक्षय पोषण योजना के माध्यम से टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की गई है, जो देश में टीबी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना है कि वो अगर MCQ करना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स MCQ के प्लेलिस्ट में जाके MCQ कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि 5 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग दे पाए या नहीं। तो देखते हैं आज का दूसरा सुखिया, तो है भारतीय अर्थव्यवस्था से, वो है MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम। और इस पे चर्चा कैसे होगी, तो विश्व बैंक, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम का सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यमों के संदर्भ में महत्व।
चर्चा में ये क्यों है? तो चर्चा अगर इसको हम देखें तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु ये ऐसे हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यमों में वित्त का प्रवाह बढ़ाने, आवश्यक सहयोग प्रदान करना और माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन MSMEs की नकदी का ऋण संबंधित तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, ताकि मौजूदा प्रभावों को कम करने के साथ साथ लाखों नौकरियों को सुरक्षित किए जा सके। विश्व बैंक के ऋण प्रदान करने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से मिलने वाले $750 मिलियन के इस ऋण की परिपक्वता अवधि 19 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। और कोविड-19 महामारी के से MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है, जिसके चलते यह क्षेत्र आजीविका एवं रोजगार दोनों ही मोर्चों पर व्यापक नुकसान उठा रहा है। इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र जो जोखिम लेने के डर से बच रहा है, वह NBFCs को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि का प्रवाह बनाए रखेगा। और विश्व बैंक समूह अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन शाखा के माध्यम से MSMEs क्षेत्र के तरलता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित प्रकार के सहयोग प्रदान करेगा। दोस्तों, वो सहयोग के बारे में अगर बात करें तो पहला सहयोग है, इसके तहत बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs की ओर से MSMEs को दिए जाने वाले ऋणों में अंतर्निहित जोखिम को ऋण गारंटी सहित विभिन्न प्रपत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। और NBFCs तथा और MSMEs को मजबूत करना। तो NBFCs तथा स्मॉल फाइनेंस बैंक की वित्त पोषण फंडिंग क्षमता बढ़ाने से उन्हें MSMEs की तत्कालीन एवं विधि आवश्यकताओं का पूरा करने में मदद मिलेगा। इसमें MSMEs के लिए सरकार की पुनर्वित्त सुविधा द्वारा आवश्यक सहयोग देना भी शामिल होगा। और देखते हैं तीसरा, तो वित्तीय नवाचारों को मजबूत करना। तो दोस्तों, इसके माध्यम से MSMEs को ऋण देने और भुगतान में फिनटेक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना। देखते हैं दोस्तों, MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के महत्व क्या है। दोस्तों, MSMEs क्षेत्र भारत के विकास एवं रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो कोविड-19 के बाद भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कार्यक्रम लक्षित गारंटी ऋण प्रदान करने में सरकार को आवश्यक सहयोग देगा, जिसके माध्यम से लाभप्रद MSMEs को उधार देने के लिए NBFCs तथा बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे लाभप्रद MSMEs को मौजूदा आर्थिक संकट का सामना करने में मदद मिलेगी और यह MSMEs क्षेत्र को समय के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दोस्तों, देखते हैं कृषि से जुड़ी हुई क्या है खबर। तो वह है राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की कुल खरीद में वृद्धि। तो इसके मूल बिंदु भारतीय खाद्य निगम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देखा जाएगा। कोविड-19 और खाद्यान्नों की कुल खरीद में आई तेजी के बारे में देखा जाएगा। तो ये चर्चा में क्यों है? तो ये अगर चर्चा की बात करें तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राहत उपायों के कारण राज्यों द्वारा खाद्यान्न की खरीद में तेजी आई है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खरीदे जाने वाले चावल की कुल मात्रा वर्ष 2019 में 90.71 लाख टन की तुलना में वर्ष 2020 में 192.34 लाख टन है। तो देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु। तो कोविड-19 महामारी के कारण दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि देश में प्राथमिक परिवारों एवं अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज मिलेगा। शुरू में यह घोषणा सिर्फ 3 महीने के लिए था। कौन के? तो अप्रैल से जून के बीच तक के लिए की गई थी, किंतु अब इसे नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। यह कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत मिलने वाले अनाज के अलावा दिया गया अधिकार था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर नहीं किए गए राशन कार्ड धारकों या गैर प्राथमिकता वाले परिवारों को 21 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों, केंद्र सरकार की इस घोषणा का उपयोग तमिलनाडु सरकार ने लगभग 85.99 लाख ऐसे कार्ड धारकों को चावल का अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने के लिए किया है। प्रवासी मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्देश्य से जिन्हें एनएफएसए या राज्यों को की किसी भी योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक अन्य योजना मई एवं जून महीने के लिए प्रति माह 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज वितरण करने की घोषणा की है। एफसीआई के आंकड़ों से पता चला है कि 7 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में कोविड-19 महामारी के दौरान चावल की कुल मात्रा 60% से अधिक उपयोग किया गया है। गेहूं के संदर्भ में कुल खरीद की वृद्धि दर इतनी अधिक नहीं थी। वर्ष 2019 की शुरुआती 3 महीनों में यह 59.45 लाख टन की तुलना में वर्ष 2020 में 78.16 लाख टन थी। राज्यों के संदर्भ में राजस्थान ने सबसे अधिक 14.84 लाख टन गेहूं की खरीद की। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने 14.01 लाख टन गेहूं की खरीद की। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के बारे में अगर हम देखें तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत व्यवस्था है कि लाभार्थियों को उनके लिए निर्धारित खाद्यान्न हर हाल में मिले। इसके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के नियम की जनवरी 2015 में लागू किया गया है। समाज के अति निर्धन वर्ग के हर परिवार को हर महीने अंत्योदय अन्न योजना में इस कानून के तहत सब्सिडी दरों पर यानी 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये प्रति किलो क्रमशः चावल, गेहूं, मोटा अनाज मिल रहा है। पूरे देश में इस कानून के लागू होने के बाद 81.34 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। जुलाई 2016 तक वैध एनएफएसए के तहत निर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत चावल 3 रुपये किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम जून 2018 तक जारी रखा गया। वित्त वर्ष 2017-2018 तक के दौरान खाद्यान्नों के अंतर राज्य आवागमन पर किए गए व्यय और उचित दर दुकानों के डीलरों के मार्जिन को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में तो दोस्तों 2,95,922 करोड़ रुपए जारी किए गए। एनएफएसए के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई। दोस्तों, देखते हैं अगला सुर्खियां, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था से सीबीडीटी और ईबीआईसी का विलय नहीं हुआ है। ये इसके बारे में देखेंगे। इसके मूल बिंदु पे चर्चा ये होगी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीडीटी और आईबीआईसी का विलय हुआ है या नहीं। ये चर्चा में क्यों आया? तो इसका एक कारण है, वो कारण है कि प्रमुख समाचार पत्र में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के विलय की अप्रमाणित समाचार प्रकाशित होने के बाद केंद्र सरकार के मामलों में स्पष्टीकरण देना पड़ा है। तो दोस्तों, हाल ही में एक प्रमुख समाचार पत्र में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के विलय का अप्रमाणित समाचार प्रकाशित होने के बाद केंद्र सरकार के मामलों में स्पष्टीकरण देना पड़ा है। तो ये क्यों? तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दो बोर्डों के विलय का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। सीबीडीटी और सीबीआईसी बोर्डों का गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत किया गया है।
प्रकाशित अप्रमाणित न्यूज पत्रकारिता में निम्न स्तरीय गुणवत्ता को दर्शाता है। क्या था मामला? तो एक प्रमुख समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया था तथा न्यूज से जुड़े तथ्यों को वित्त मंत्रालय के आवश्यक सत्यापन के बिना मुख्य पेज पर प्रकाशित कर दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सरकार द्वारा TARC के दोनों बोर्डों के विलय की सिफारिश को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। TARC की सिफारिशें क्या थी? तो वर्ष 2014 में कर प्रशासनिक सुधार आयोग TARC ने CBDT और CBEC, वर्ष 2014 में CBIC को CBEC के रूप में जाना जाता था, के विलय की सिफारिश की थी। TARC द्वारा CBDT और CBEC को अगले 10 वर्षों में पूरी तरह से एकीकृत किए जाने की सिफारिश की गई थी। TARC ने अगले 5 वर्षों में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के तहत एक एकीकृत प्रबंधन संरचना को अपनाने की भी सिफारिश की थी। TARC का अवलोकन: वर्तमान संगठनात्मक संरचना में केंद्रीय प्रशासन प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC में शीर्ष कर प्रशासक राजस्व सचिव होता है। राजस्व सचिव एवं कर प्रशासन विशेषज्ञ न होकर सामान्यज्ञ होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के बीच एक कृत्रिम अलगाव है। CBDT और CBEC के बीच सहयोग का अभाव है। भारत में कर प्रशासन और करदाताओं के बीच सबसे अधिक कर विवाद देखने को मिलते हैं, जिसमें बकाया कर की वसूली का अनुपात बहुत कम है। CBDT और CBEC सदस्यों का चयन विशेषज्ञता, नीति, अनुभव आदि पर विचार किए बिना वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। सरकार का पक्ष क्या था इस पे? तो सरकार का पक्ष ये था कि सरकार द्वारा दोनों बोर्डों के विलय के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया और करदाताओं के लिए अन्य मैत्रीपूर्ण सुधारों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन या लेन देन को लागू करना आदि के कार्यान्वयन पर बल दिया गया। CBIC और CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का गठन वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किया गया था। ये दोनों ही संस्थाएं सांविधिक निकाय हैं। और CBIC के कार्य की बात अगर करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC को पूर्व में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के रूप में जाना जाता था। CBIC के कार्यों में लेवी और सीमा शुल्क संग्रह, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल सेवा कर, CGST और एकीकृत माल और सेवा कर के संग्रह तथा संबंधित कार्यों के संबंध में नीति तैयार करना शामिल है। और CBDT के कार्य की अगर बात करें तो वह है CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियां एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता के प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है। तो दोस्तों अगला देखते हैं अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से मनरेगा कार्य दिवसों में वृद्धि की आवश्यकता। ये क्यों पड़ी और इस पे ये चर्चा 3 बातों पे होगी। मुद्दे रोजगार विकास से संबंधित मुद्दे कल्याण योजना है और मनरेगा और उससे संबंधित आंकड़े पे और ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका भी मनरेगा की भूमिका क्या है, इस पे बात होगी। चर्चा में ये क्यों आया? तो इस कारण आया कि मनरेगा से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर के लगभग 1.4 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों ने मौजूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में ही मनरेगा के तहत 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा कर लिया है, जिसके कारण वे अब शेष वर्ष में योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं रह गए हैं। तो इसके प्रमुख बिंदु ये बनते हैं, वही देश भर के तकरीबन 7 लाख ग्रामीण गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा वर्ष के शुरुआती महीनों में ही अपने कोटे के काम कुल 80 दिन पूरे कर लिए हैं और अब उनके पास पूरे वर्ष के लिए तकरीबन कोई काम शेष बचा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा करने वाले परिवारों की संख्या में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, जहां कुल 60,000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने 100 दिन के कार्य का कोटा पूरा कर लिया और वे इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं हैं। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान, जहां कुल 24,500 परिवारों ने अपना 100 दिवस का कोटा पूरा कर लिया है। कारण क्या है?
तो कारण ये है कि कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में बेरोजगार प्रवासी श्रमिक अपने गांव को लौट रहे हैं। अब वो पूर्ण रूप से मनरेगा मजदूरी पर ही निर्भर है। मानसून अपनी तक सही दिखाई दे रहा है और जो लोग कृषि कार्य कर सकते हैं उनके लिए यह आगामी कुछ महीनों में कार्य का एक विकल्प हो सकता है। हालांकि सबसे गंभीर और चिंताजनक स्थिति दिसंबर के माह में आसपास उत्पन्न होगी, जब ग्रामीण गरीब परिवारों के पास न तो कृषि कार्य होगा और न ही मनरेगा कार्य होगा। तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो प्रभाव, यदि महामारी के दौरान ग्रामीण गरीब परिवारों को इस आधार पर मनरेगा के तहत कार्य प्रदान करना बंद कर दिया जाता है कि उन्होंने अपना 100 दिन का कोटा पूरा कर लिया है, तो उन परिवारों को समक्ष एक बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। 1.4 लाख परिवारों की संख्या मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने वाले कुल परिवारों की संख्या की अपेक्षा काफ़ी कम है, किंतु वर्तमान समय में इन परिवारों के पास मनरेगा के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कार्य दिवस में वृद्धि की आवश्यकता है। मनरेगा योजना के अंतर्गत सूखे अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जिलों के लिए प्रावधान है कि वो अपने क्षेत्र के प्रतिदिन 150 दिनों के कार्य की अनुमति देने के लिए संबंधित प्राधिकरण से योजना विस्तार का अनुरोध कर सकते हैं। यह देखते हुए कि देश में कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा चुका है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के उपरोक्त प्रावधान को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। स्थिति को मद्देनजर रखते हुए तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ग्रामीण गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए कार्य दिवस की सीमा का प्रति परिवार कम से कम 200 दिन तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा सरकार से यह भी मांग की जा रही है कि मनरेगा के तहत प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी दर में भी बढ़ोतरी की जाए। तो मनरेगा क्या है दोस्तों? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिवस के गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। आगे की राह कैसी रहेगी? तो मौजूदा कोविड-19 महामारी का देश की अर्थव्यवस्था खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण देश के ग्रामीण गरीब परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति में अधिकांश ग्रामीण गरीब परिवार मनरेगा के आय के एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, किंतु चूंकि मनरेगा के तहत केवल 100 दिवस के कार्य की ही मांग की जा सकती है, इसीलिए जिन परिवारों ने अपना 100 दिवस के पूरे कर लिए हैं काम, उन्हें आने वाले समय में संकट का सामना करना पड़ सकता है। आवश्यक है कि एक संतुलित उपाय खोजने का प्रयास किया जाए और इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सरकार को देश के शहरी गरीबी और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरों में भी किसी को रोजगार के संकट सामना न करना पड़े। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो है भारतीय अर्थव्यवस्था से ही वह है भारतीय रेलवे का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। तो इसके मूल बिंदु ऐसे हैं कि रेलवे की नेट जीरो योजना के बारे में बात हम लोग करेंगे और रेलवे का विद्युतीकरण पे। तो ये चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल परिवहन नेटवर्क को वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली इकाई बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। भारतीय रेलवे द्वारा पूरे रेल नेटवर्क को वर्ष 2024 तक पूरी तरह से विद्युत से संचालित करने तथा वर्ष 2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इन पहलों को मिशन मोड कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित कर रही है। भारत इसके लिए ब्राजील जैसे देशों के सहयोग से स्थापित करेगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, मूल्य श्रृंखला आदि में निवेश बढ़ाने में मदद मिल सके। भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारतीय रेलवे लाइनों की कुल लंबाई लगभग जो है 1,25,000 किलोमीटर तथा रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 68,000 किलोमीटर है। मार्च 2019 तक केवल 35,488 किलोमीटर लंबाई के रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण हो पाया है। पहला उद्देश्य इसका यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान इस पहल में मुख्य प्रेरक की भूमिका निभाएगा। भारतीय रेलवे को पूरी तरह से हरित परिवहन बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
रेलवे द्वारा उठाए गए कदम। हरित ऊर्जा खरीद। अगर इस पे हम लोग देखें तो भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा खरीद के मामले में है अग्रणी रहा है। इसने विभिन्न सौर परियोजनाओं तथा रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित 3 मेगावाट के सौर संयंत्र से ऊर्जा खरीद शुरू कर दिया है। सौर परियोजनाओं की स्थापना अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों और भवनों पर लगभग 100 मेगावाट वाले सौर पैनल स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। खाली पड़ी भूमि का उपयोग होगा इसमें। तो भारतीय रेलवे की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि आधारित सौर संयंत्रों के निर्माण पर भी कार्य कर रहा है। ऐसी 2 पायलट परियोजनाएं भिलाई छत्तीसगढ़ तथा दीवाना हरियाणा के कार्यान्वित की जा रही है, जिनके 31 अगस्त 2020 तक शुरू होने की भी उम्मीद है। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी के बदलने की विशेष तकनीक मध्य प्रदेश में वो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम पर आधारित विशेष संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके 15 दिनों के भीतर चालू होने की संभावना है। यह भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारतीय रेलवे की पहल है। रेलवे के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे फीड करने के लिए डीसी को सिंगल फेज और एसी में बदलने के लिए अभिनव तकनीक को अपनाया गया है। यह परियोजना भेल द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू की गई है। इस भेल द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत शुरू किया गया है। रेलवे के समक्ष चुनौतियों की बात अगर हम करें तो रूफटॉप सोलर मॉड्यूल को बारिश, धूल भरी आंधी और बर्फ जैसी चरम मौसम स्थितियों को सुरक्षित रख पाना बहुत मुश्किल है। और उत्पादित सौर ऊर्जा के भंडारण तथा इसके उपयोग करने के समक्ष अनेक तकनीकी चुनौतियां हैं। नेट शून्य उत्सर्जन एक दूरगामी लक्ष्य है। वर्तमान में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण ही एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। पहल का महत्व अगर हम लोग देखें तो भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ नेट शून्य उत्सर्जन पहल भारत की जलवायु परिवर्तन की चुनौती के खिलाफ प्रारंभ पहलों में से एक है। रेलवे की पहल से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों के प्राप्ति में मदद मिलेगी। रेलवे लाइनों के साथ सौर परियोजनाओं की स्थापना रेलवे लाइनों के अतिक्रमण को रोकने, गाड़ियों की गति और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आप लोग देखिए करंट अफेयर्स के टेस्ट, जो आपके करंट अफेयर्स टेस्ट या एमसीक्यू प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप वहां जाके अपना ये टेस्ट दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।